नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे 56 इंच वाले साहेब ने पूरी दुनिया में छीछा लेदर करवा दिया, इज्जत पानी सब लीप पोत के बराबर कर दिया। आप लोग, भारत के लोग, भारतीय मूल के विदेशी नेताओं पर बहुत आसक्त होते हैं ना, बड़ा उन पर फिदा होते हैं। ऋषि सुनक हो, कमला हारिस, रो खन्ना, कहीं पर भी भारतीय नाम जब सुनते हैं कि विदेश में डंका बजा रहा है, क्योंकि डंका हम लोगों को बहुत आकर्षित करता है, तो हम लोग तुरंत हवन पूजन अगरबत्ती धूप शंख शुरू कर देते हैं। अब हम आज एक भारतीय मूल के ही सांसद की, अमेरिकी सांसद की, मूल भारतीय मूल का है लेकिन वो है सांसद अमेरिका का, उसके क्लिप सुनवाएंगे, वीडियो क्लिप पूरी, मतलब बयान दिया है, पोडियम पे खड़ा होकर के बोला है, कहीं अकेले में नहीं। आप सुनेंगे ना तो हैरत में। नरेंद्र मोदी के सामने वो पूरा का पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने मोदी के मुंह पर नेहरू की तारीफ की, गांधी की तारीफ की, और नेहरू और गांधी की तारीफ करते हुए भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने मोदी को ऐसा रगड़ा कि वो खुद बता रहे हैं कि मोदी उस समय असहज हो गए। असहज मतलब कि झेप जाना, मुंडी नीचे कर लेना, जैसा कि नॉर्वे में सर नीचे करके निकल गए। ये अमेरिका में हालत। अभी नीदरलैंड और नॉर्वे तो पूरे देश में चर्चा हो रही है ना, मैं इसलिए अमेरिका की चर्चा आपको बता। दूसरी तरफ ताइवान, ताइवान जैसा छोटा सा देश जो अपने आप को कायम कितने दिन तक रख पाएगा संप्रभुता को, ये पता नहीं है। वहां का नेता चुनाव में कैंपेन में अपना वोट लगा रहा है कि वो भारतीयों की एंट्री बंद कर देगा ताइवान। नीदरलैंड और नॉर्वे में क्या हो रहा है, कैसे फजीयत हो रही है, महिला पत्रकार ने कैसे पकड़ा, और कैसे जॉर्ज सिबी, हमारे सचिव साहब विदेश मंत्रालय के, जयशंकर के अफसर, कैसे सबने नाक कटाई है। ये कहानी तो आप छोड़ ही दो, लेकिन इस कहानी से ही शुरुआत हम करेंगे। हम आएंगे भारतीय मूल के सांसद पर, आएंगे हम ताइवान पर, आएंगे वो बाद में आएंगे। पहले जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही, जरा उसी की इन डेप्थ चर्चा कर ली जाए। शुरुआत हम नॉर्वे से कर लेते हैं और फिर ताइवान और अमेरिका, सब जगह की हालत पर चर्चा करेंगे। जरा एक ट्वीट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्वीट ही से हम आपके सामने वो रखेंगे, क्योंकि ट्वीट में बहुत ब्रीफ में है, बाकी सब जगह बहुत पोथन्ना लिखा है, तो ट्वीट से शुरू करते हैं। जरा भैया लाओ, शुरू करो अंताक्षरी। और अभी तो ये पहला देश है नॉर्वे, अभी हम सब बताएंगे एक एक करके। ये देखिए, हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट संदीप खासा ने डाला। रिपोर्टर ने कहा, जब भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो नॉर्वे भारत पर भरोसा क्यों करे। विदेश मंत्रालय, हमारे पास गांधी है, प्राचीन सभ्यता है और एक संविधान है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। सवाल क्या था, और गांधी का नाम लेने लगे। रिपोर्टर, बिल्कुल मुझे पता है कि भारत में मौलिक अधिकार है, इसीलिए तो मैंने उनके उल्लंघन पर सवाल पूछा। अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो मैं सवाल नहीं पूछती। ये अधिकार है, पता है मुझे। वो पढ़ी लिखी रिपोर्टर थी, इन सबको लगा कि इन्हीं जैसे होगी। तो एमईए ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने, अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। रिपोर्टर ने कहा, यही तो मुद्दा है, लोगों को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए कोर्ट जाने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा, सीबी ने, यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तय करूंगा। रिपोर्टर ने कहा, पीएम प्रेस से खुले सवाल कब लेंगे। तो विदेश मंत्रालय ने कहा, अगला सवाल। मतलब अब हम नहीं आपसे बात करेंगे, अगला सवाल। चलिए जरा एक क्लिप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। निवेदन तो उसको पूरा कार्यक्रम देखिएगा, आज मैं निवेदन कर रहा हूं, पूरा देखिएगा। हाँ चलाइए जरा। Helle, I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now.
We have a question But there. I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. Yes. India is set to become the world's third largest economy. बना दिया ना भारत नॉर्वे को, जवाब नहीं दे पाया। आई एम कंडक्टिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या क्या नहीं बोला था, अगर जिसको नहीं सुनाई मतलब क्लियरिटी हुई हो तो एक बार मैं लास्ट में सुनवा दूंगा, अभी तो वक्त जाया होगा, लास्ट में सुनवा दूंगा। भाऊ आपने सुना एक एक चीज कि प्रधानमंत्री एक और पत्रकार थी मिरेल थाई। My name is Mirel Thai, and I am from the Dutch newspaper NRC. And as you are referring to my colleague, he was actually citing our Prime Minister, who said he was worried about the minorities and press freedom in India. So does it upset you when our Prime Minister said this? मैं इस अखबार से एक महिला पत्रकार हूं। मेरे कलीग ने जो पूछा है वो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। हाँ। क्या मेरे प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आपको बुरा लगा? जॉर्ज ने कहा नो, आई वॉज गिविंग द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ दैट, सो दैट रिमेन्स टू बी द फैक्चुअल पोजिशन। यू नीड टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया टू अप्रोप्रिएट व्हाट इंडिया इज। ना 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 ना, मैं तो आपको वास्तविक वस्तुस्थिति बता रहा था। जो वस्तुस्थिति है, जो सच्चाई है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा था। आपको भारत को समझने के लिए थोड़ा भारत को जानने की जरूरत है। उसके बाद उस मेरेल ने अगला सवाल पूछा, सो द प्राइम मिनिस्टर जेटिन शुड हैव मोर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ही डज नॉट समथिंग वी से, इट्स नॉट समथिंग वी से। उन्हें कहा कि इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री जेनेट को भारत की जानकारी नहीं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उसको आप मना कर रहे हैं। जॉर्ज यहीं भागा। आई हैवंट सीन द स्टेटमेंट, आई एम रेफरिंग टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड। You know about what topic which was raised about the freedom, and I think I have clarified how beautiful country India is. Thank you. उन्हें कहा तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है। कब जानकारी है ये कहना चाहते हैं आप? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो उसके बारे में नहीं बोलूंगा। मैंने सुना भी नहीं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं तो इतना कहता हूं कि आपने जो कहा, मेरा देश बहुत अच्छा है। बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला सवाल। By claiming I haven't seen the statement, the Indian diplomat attempted to calculated retreat to avoid the direct diplomatic. उन्होंने पीछे हटा है डिप्लोमेट अपना सवाल का जवाब देने में, और ये कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। ये हमने कहा, अरे आपने कहते हो कि यह महिलाओं का वो है। अभी तो आपने महिला नारी वंदन हम 3 दिन से दिखा रहे हैं आपको, रोज हमारे चैनल पे नारी वंदन का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये नारी वंदन है इनका। अरे सब बहुत बेशरम है और बहुत ही झांसाबाज हैं। ये पूरे देश को झांसा दे रहे हैं। वहां जाते हैं, जूता खा के आते हैं और अपने देश में आके बोलते हैं हम जूता मार के आए। हाँ। अब करारा जवाब इसको नहीं कहते कि मैं तय करूंगा क्या है। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रेस से भी बात नहीं करते, आपके प्रधानमंत्री। हाँ हाँ। द हिंदू से सुहासिनी गई हुई थी, सुहासिनी हैदर, और बहुत सारे वहां पर, बहुत विदेश में। तो अब इस बार जो हुआ है, अब ये फिर नहीं जाएंगे विदेश। अब जाएंगे तो कहेंगे पहले भाई वहां व्यवस्था कर लो, मीडिया उडिया हमारे सामने ना आवे। और अब नॉर्वे से लेकर नीदरलैंड तक जो हुआ है, अब बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और खासकर जिन देशों में मानवाधिकार और प्रेस फ्रीडम इस सब पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां ये जहां कदम रखेंगे वहां पे इनके साथ होगा। अगली देखिए भैया, अगली क्लिप लाइए। अगली एक और रेफरेंस है, उसी जो खबर है जो छपी है उसमें एक रेफरेंस और है
कि 2023 में हम्म, जब व्हाइट हाउस ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस लेंगे, हम्म, हम्म, तब वहां के एक अधिकारी ने राइटर्स को कहा कि भाई बहुत बड़ी चीज है, ये प्रेस के सामने आ रहा है, क्योंकि ये जाना ही जाता है प्रेस से भागने के लिए। The White House official had told the writers that this is a big deal since Modi is infamous for refusing to take questions from the media in India. ये भारत का डंका है और ये भारत की दुनिया मीडिया भगोड़ा की इज्जत है बाहर कि हम यहाँ पे चीन पे और पाकिस्तान पे और ईरान पे सवाल पूछते हैं, लेकिन हम हमारे प्रधानमंत्री को सवाल पूछने की औकात नहीं रखते। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसलिए हम उनको मीडिया नहीं कहते, ये पामेरियंस है जो एक पार्ले जी बिस्कुट के पीछे पूछ हिलाते हुए आते हैं। 10 रुपए का 200 पैक आता है, 5 रुपए का पैक और आता है पार्ले बिस्कुट का, उसमें आप 4 चैनल 10 चैनल आप एक एक बिस्कुट डाल के हिला सकते हो पूछ के। और दिल्ली में ही 200 पामेरियन है, दिल्ली में ही, अब बताया ना दिल्ली में ही कि 200 हमारे यहाँ तो पामेरियन इतना बड़ा है। देश है कि दिल्ली में 200 पामेरियन है, दिल्ली में जो 200 दिन भर पामेरियन हमारे है, सुबह से शाम तक। करते रहते हैं। अभी लेकिन वहाँ- अभी 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 तो एक हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा क्या, 2 हो गए। जब आपने ये वाला इसी में डाल दिया, नीदरलैंड वाला, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने ही इनको मतलब इस तरह अपमानित किया। फिर नॉर्वे हो गया, जरा और एक क्लिप है नॉर्वे की, वो भी चलाइए। India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues. क्यों इंडिया के साथ जो है डील करें, तो बता रहे हैं इंडिया इज ए वेरी सिविलाइज्ड कंट्री। इनका जवाब, The most civilized country has most uncivilized prime minister who refused to meet the most free press in the world. हाँ, ये भी विश्व का सिविलाइज्ड सबसे ज्यादा स्वतंत्र प्रेस जहां है, 185 देशों में से सबसे नंबर 1 का प्रेस जहां है, स्वतंत्र प्रेस, उस प्रेस से भागने का सिविलाइजेशन, वो अनसिविलाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है जो इस सिविलाइजेशन से आता है। क्या बताते हैं भैया, गजब का है। यूपीएससी पास किए हैं सब, वाह। ये पता नहीं हमको, अब तो एनटीए और यूपीएससी सब एक लगने लगा है। आगे चलिए, आगे चलिए, अभी कहानी बहुत बची है, बहुत बची है। ये हेल लिंग, जो जिस पत्रकार की वजह से ये मोदी जी की हालत हुई है, उस पत्रकार ने ट्वीट किया, फिर एक ट्वीट किया, क्योंकि उसके ट्विटर पर तमाम, ये हमारे यहाँ तो भाई बहुत बड़ी जो है वो है ना, गिद्धों की टोली है, पामेरियंस हैं, वो वहां पर एजेंट जैसे हमारे यहाँ के हम लोग एजेंट हैं, भाऊ एजेंट, हम एजेंट, हम लोग एजेंट है ना विदेश के, वैसे ही उसमें भी तलाशने लगे। उसने ट्वीट किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह का की विदेशी जासूस नहीं हूं जिसे किसी विदेशी सरकार ने भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता है और मैं मुख्य रूप से नॉर्वे में काम करती हूँ। ये हमारे यहाँ का है। बस जाओ किसी के भी टाइमलाइन पर, जो सवाल पूछ ले इनके मालिक से, आका से, वो जो है तुरंत उसको दौड़ा लो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको गाली देने लगो, यही इन सबका काम है। और आगे चलिए, जरा आगे चलिए। और ये देखिए राहुल गांधी, राहुल ने भी ट्वीट किया। राहुल का ट्वीट इस पे है, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं होती। जब दुनिया एक संदिग्ध प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। यही सवाल कल रात में मैंने किया था, कल भी हमने इस पे कार्यक्रम किए थे, कल रात में, कि कल्पना करिए आप 143 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है,
और वो भाग रहा है। एक सवाल पूछ लिया कि आप बताइए भारत से हम लोग टाई अप क्यों करें, आप क्या मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं। वो भाग रहा है लिटरली वहां से, मुंडी नीचे करके, गर्दन नीचे करके, शुतुरमुर्गी आसन में भाग रहा, शुतुरमुर्ग टाइप। क्या देश दुनिया में डंका बज रहा है? क्या बेशर्मी है ये 200 की। अभी 200 की बेशर्मी भी दिखाता हूं। आगे चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये जरूर देखिएगा, इंडियंस इन ताइवान वरीड बाय राइजिंग रेसिज्म, ए पॉलिटिकल कैंडिडेट हैज प्रॉमिस्ड टू बैन इंडियन वर्कर्स फ्रॉम ताइवान। हिज कैंपेन पोस्टर depict a man with a turban and a flag of India with a large cross over both. ताइवान में एक कैंडिडेट ने वहां पर कैंपेन में अपने जो मुख्य मुद्दा रखा है, वो मुख्य मुद्दा ये रखा है कि वो भारतीय वर्कर्स को बैन कर देगा ताइवान में। भारत की बढ़ती इज्जत, इस खबर पर कोई भी नहीं चर्चा करने को तैयार है, न कोई दिखाने को तैयार है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है मेरे लिए। ये नॉर्वे में जो हुआ है उसके साथ ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप कल्पना करिए कि अब दुनिया के देशों में यह भी बात होने लगी है कि भारतीयों को, देखिए ताइवान में बढ़ते नस्लवाद से भारतीय चिंतित हैं। अब हमारी चिंता, ये शशांक मट्टू जिसका ट्वीट था वो पत्रकार हैं और फॉरेन मामलों में कई बड़े टॉप के चैनलों में, एचटी के लिए भी ये शायद विदेश के ही करस्पॉन्डेंट, यूएस के करस्पॉन्डेंट अभी हैं। ताइवान में बढ़ते नस्लवाद से भारतीय चिंतित है। दुनिया भारत के प्रति क्यों है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि दुनिया भारत में क्या हो रहा है जिसको लेकर चिंतित है। एक राजनीतिक उम्मीदवार ने, भाव क्या है, मैं हिंदी में एक बार कर दूं, अंग्रेजी में थोड़ा हमारा समझ में नहीं आता। एक राजनीतिक उम्मीदवार ने ताइवान में भारतीय कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है ताइवान के चुनाव में। उनके चुनावी पोस्टर में पगड़ी पहने एक व्यक्ति और भारत का झंडा दिखाया गया है, जिसके ऊपर एक बड़ा क्रॉस बना हुआ है कि इनकी एंट्री बैन होगी। इस पोस्ट के नीचे वो वीडियो बार कह रहा हूं, जब इस देश में माइनॉरिटीज पे हमले बढ़ेंगे तब तक विदेश में रहने वाले हमारे भाई जो है भारतीय लाखों करोड़ों में, और जो इन अंधभक्त और इन नालायकों, ये देश पे, ये धरती पे बोझ है, भारत पे बोझ है, ये जितने हिंदुत्व का झंडा लेके अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, ये बोझ है देश पे। लेकिन जो भारतीय विदेश में रह के अपने देश से दूर रहकर भारत के लिए डॉलर भेजते हैं, वहां की कमाई करके भारत में भेजते हैं, उन लोगों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम भी किया था, याद होगा आपको, क्रिसमस के इस तांडव के बाद अमेरिका में एक जगह रेडिकल ग्रुप है एक शहर में, उनने कहा था कि हनुमान जी की मूर्ति उतारो यहां से, ये अपने देश में लगाओ, हमारा क्रिश्चियन देश है, इसमें इस हनुमान जी की क्या जरूरत। ये पहली बार अमेरिका में हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि आप यदि क्रिसमस के दिन चर्चों पे हमला करोगे तो फिर जो भारतीय बाहर है उनकी हालत क्या होगी? क्या कभी सोचा आपने? आज ताइवान में भारत विरुद्ध इतना क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट की भी लड़कियां दिल्ली में होती है या देहरादून में नॉर्थ ईस्ट की लड़की होती है, तो उसको चीनी करके आप उसको मारते हो। तो ताइवान में क्यों भारतीयों की इज्जत होगी? क्यों होगी? और फिर यहां का उपद्रव जब वहां खबरें जाती है, कोई खबरें छुपती नहीं है। भारत में क्या हुआ, ये पल पल की जानकारी विश्व के हर देश में हर आदमी को है, तो वो वहां सेंटिमेंट भूलने का प्रयास करते हैं। हमारे यहां नहीं, बांग्लादेश में मंदिर लूटे इसलिए मुसलमानों को मारो, ये यहां नहीं चलता। अरे ये तो इतने पागल और इतने बददिमाग है कि जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम में हमला हुआ तो कश्मीरी बच्चे जो अपने भारतीय है उनसे हॉस्टल खाली करवाया इन लोगों ने। जब कश्मीरियों को भारतीय मानने की जरूरत ही नहीं, आप समझते नहीं तो काहे राज कर रहे हो भाई उनपे? क्यों कहते हो ये कश्मीर हमारा है? सिर्फ कश्मीर जमीन नहीं, कश्मीरी भी हमारे हैं। उनको यहां से भगाओगे
और फिर बोलोगे कि जम्मू कश्मीर में भारत, वहां के लोग भारत से जुड़ के रहे, उनके बच्चे यहाँ आते तो यहाँ उनको परेशान करोगे, फिर वो वहां पे जूते मारते तो फिर अपने को तकलीफ होती है। ये हर चीज करने के पहले देखना चाहिए। और ये जो हमारे सत्ताधीश मस्त मदमस्त बैठे हैं ज्ञानेश के भरोसे, कि ज्ञानेश है तो चुनाव जीत ही रहे, अपने को जनता की क्या फिक्र है, इतना मत मदमस्त हो जाइए कि जनता रास्ते पे उतरे। फिर ये पोस्टर ताइवान का, ये पोस्टर भारत में हो रहे चीजों का प्रतिध्वनि है, समझ जाइए। यदि सारे विश्व से भारतीय भारत में वापस आ जाए तो आपके पास नौकरियां तक देने की नहीं आ रही। जो भारत में उन्हीं को नौकरियां नहीं दे पा रहे हो, उन्हीं को तेल का राशनिंग और गैस का राशनिंग करने के लिए बोल रहे हो, उन्हीं को अनाज नहीं दे पा रहे हो, ये सब भारत में आएंगे तो क्या करोगे? कुछ है आपके पास करने के लिए? आपको मैं एक सोच और नहीं बात, आती। सत्ता में जो लोग बैठे उनके पास विजन नहीं है, सोच नहीं है। विजन, सोच, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए। विश्व में क्या भारतीय है, वहां क्या रिप्लिकेशन होगा। आप यहाँ किसी की बात नहीं करिए। मोदी, नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी का एक सच और आपको सुनवाता हूँ। रो खन्ना है अमेरिकी सांसद, सुनवाइए रो खन्ना को। भारतीय मूल के हैं, जिनके लिए हम लोग अगरबत्ती दिखा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए भैया। Are we going to have a relationship grounded in our ideals of pluralistic, multiracial democracy, moving the nations of the world towards a respect for people of all different faiths, towards a respect for people of different backgrounds, moving the world towards international cooperation as opposed to just militarism? Or are we going to form an alliance of convenience based on nationalism, based on simply containing other countries, based on an inward-looking patriotism that is not in the best definitions of our founding ideals? I believe India's destiny was framed by Gandhi and Nehru. It was a destiny back then. I said this to the Prime Minister. He kind of winced. I said, "Mr. Prime Minister, you're the 5th largest economy," but they respected Gandhi more. There's still not streets named after you like they're named after Nehru, because they captured the imagination of the world because of their commitment to human rights, because of their commitment to pluralism, because of their commitment to the Enlightenment ideals. And same with the United States. People who captured our spirit, Lincoln and FDR and W.E.B. Du Bois, who of course inspired Ambedkar in India, and King, who is a direct beneficiary of Gandhi. We must, as the United States, build a multiracial democracy. मुख्य बात आ गई, हालांकि ये पूरा सुनना चाहिए, लेकिन वक्त इस कार्यक्रम में हम बचाने के लिए रोक रहे हैं, नहीं होगा तो इसको अलग से सुनाएंगे पूरा। रो खन्ना क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत ये भाषण, ये बताऊं अकेले ये भाषण के क्लिप हमारे देश के जो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं ना, इस आदमी को क्या किया है, मैं शब्द नहीं चयन कर पा रहा हूं जिसमें मर्यादा हो। क्या बोला, कहा मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, भले ही आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी हो, लेकिन दुनिया गांधी जी का अधिक सम्मान करती है। नेहरू की तरह दुनिया ने आपके नाम पर सड़कें नहीं बनाई हैं। नेहरू के नाम पर कई जगहों पर सड़कें हैं। नेहरू की तरह दुनिया ने आपके नाम पर सड़कें नहीं बनाई हैं। मैंने मोदी को यह बताया और वे थोड़ा असहज महसूस करने लगे। ये रो खन्ना है, अमेरिका के सांसद। इन्होंने कहा मोदी को मुंह के मुंह पर कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन सम्मान गांधी जी का, नेहरू के नाम पर सड़कें। क्यों? आगे पूरा डिटेल था, मैं इतने बता क्यों, क्योंकि उन्होंने हमेशा दुनिया में मानवाधिकारों की बात की, दुनिया में शांति की बात की, दुनिया में समानता की बात की, दुनिया में सहिष्णुता की बात की। उन्होंने रेसिज्म की बात नहीं की, उन्होंने नस्लीय, जातीय, सांप्रदायिक
सौहार्द की बात की, उन्माद की बात नहीं की। ये अमेरिका का सांसद नरेंद्र मोदी के सामने बोलता है, लेकिन असहज होकर आपने के लौट आते हैं, नहीं क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं चलता। ये वो थोड़ी बताएंगे। अब मैं हाँ, बताता हूँ जिस जवाहरलाल नेहरू का नाम, मैं कल जवाहरलाल नेहरू की एक पुरानी आर्काइव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस के प्रेस क्लब को, जहां अंतरराष्ट्रीय प्रेस बैठा हुआ है थोक के तादाद में 600-700। जवाहरलाल नेहरू के समय की बता रहा हूं मैं आपको। जवाहरलाल नेहरू को जब उन्होंने वेलकम करके स्टेज पे बुलाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दिस इज माय थर्ड टाइम दैट आई एम कमिंग टू मीट यू। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल स्तर की जवाहरलाल नेहरू। सवाल जवाब हुए, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बढ़िया इंग्लिश में बहुत सवाल दिया। एक टेढ़ा सवाल जवाहरलाल नेहरू को पूछा गया, और टेढ़ा सवाल ये था कि रशिया ने अभी परमाणु विस्फोट किया है, इसके बारे में आपकी रिएक्शन क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआती जो ओपनिंग मतलब इस सवाल का जवाब में कहा उन्होंने कि मैं भारत की जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री हूं। भारत की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए मेरा दायित्व मेरे देश के प्रति और मेरी जवाबदेही मेरे देश के प्रति है। तो मेरे देश ने परमाणु यदि जिस दिन विस्फोट होगा, परमाणु जिस दिन ताकत हम या परमाणु जिस दिन हम करेंगे, उस दिन हम उस पर बात करेंगे। इसलिए मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात जरूर रेखांकित करता हूं कि परमाणु हथियार विध्वंस करते हैं और हम विध्वंस के खिलाफ हैं। ये स्टैंड यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सामने लेना, और रशिया जो अपने पास में था और जो गुटनिरपेक्ष देश का एक, उन्होंने कहा कि आप गुटनिरपेक्ष, ने कहा कि नहीं मैं किसी का अगुवाई नहीं करता भाई, मैं तो मेरे देश के प्रति समर्पित हूं। मैं अपने भारत के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, मेरे भारत की मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, परमाणु हथियार विध्वंसक होते हैं और हम विध्वंस की घोर निंदा करते हैं और उसके विरोध में हैं। सच बोलने के लिए साहस चाहिए ना। यदि इस आदमी को ये पूछा जाए कि अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया, अरे भाऊ भाई जवान गला नहीं सूखेगा, गले की एक पाइप चीज सूख का जाएगी। जवाब दे सकता है आशीष, इस आदमी का जो आईक्यू है, हमारे प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है, हमारा ये प्रधानमंत्री है, इनका जो आईक्यू का लेवल है उतना ही है, उस सवाल का जवाब ही दे सकते हैं कि आम कैसे खाया जा सकता है, काट के घूस के। और दूसरा कि आप इतना काम करने के लिए एनर्जी कहां से लाते हैं। एक तो वो सवाल पूछने वाले पत्रकार को साष्टांग दंडवत कि प्रधानमंत्री काम करते हैं, ये उनको ज्ञात हुआ। ये हमको भी दुनिया को पता पड़ा कि प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे में 4 घंटे भी आदमी काम कर रहा होता तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती, ना नहीं रुपए की भाऊ, स्थिति होती, ना महंगाई की स्थिति होती, ना अराजकता की स्थिति होती। ये काम ही नहीं करता, ये सिर्फ सत्ता में बैठे रहने का जुगाड़ करते रहता है 24 घंटे। नहीं वो भी जुगाड़ी नहीं करते भाऊ। मैं खाली करेक्शन थोड़ा सा, मतलब मेरी निजी राय है, 18 घंटे काम करते हैं। सत्ता में रहने का जुगाड़ करने के लिए भी एक आदमी इन्होंने रखा है, वो करता हाँ, है जुगाड़। हाँ। ये 18 घंटे काम में 9 घंटे इनका मेकअप चलता है और 9 हाँ, घंटे कोरियोग्राफी चलती है कि वो चलना कैसे है, एकदम हाँ, जैसे हाँ। लगे कि आ रहा है वो किंग कॉन्ग टाइप में, मतलब वो तो 9 घंटा रिहर्सल होता है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है यदि प्रधानमंत्री जी ने फिल्म मेकिंग का इंस्टीट्यूट खोला तो। प्रधानमंत्री को ऑनररी लेक्चरर बुलाना चाहिए एफटीटीआई में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है इंडिया की, वहां पे इनको ऑनररी लेक्चरर बुलाना चाहिए कि कैमरा का प्लेसमेंट होगा, लाइट्स कैसे करे जाएंगे, चलना कैसा होगा, कितने अभी दूर कुछ बड़ा कैमरा होगा, कैमरा पहले होगा कि पहला प्रधानमंत्री जाएगा। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं। वक्त बहुत हो गया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बची हैं। इसलिए बची हैं कि हमने जो 37 मिनट 36 मिनट बात कर ली, ये यही बात की ना कि मोदी जी भाग गए, फिर वो जॉर्ज सीबी आया, उसने कहा भारत को कोई जानते नहीं है, कोई जानते नहीं है भारत को, सिर्फ मोदी जी ही समझ पाए भारत को। हकीकत ये है, मोदी जी समझ पाए तभी तो निचोड़ रहे हैं। भारत एकदम अद्भुत है, संविधान है।
अब मैं आपको दो खबरें दिखाऊंगा, भैया दिखाइए, पहली हेडलाइन लाइए, भाव देख लीजिएगा। ये जॉर्ज सीबी, मोदी सबको सबके लिए है। ये देखिए हमारी मीडिया कैसे काम करती है, 200 चैनल कैसे काम करते हैं। आज लिखा जाएगा चीन की, एक झलक केवल बता रहा हूं, सिंगल एग्जाम्पल, ऐसे मेरे पास 1000 एग्जाम्पल है। आज लिखा जाएगा चीन की बर्बादी का चैप्टर, पाक के तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे, सुनिएगा, पाकिस्तान के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। चीन की बर्बादी का चैप्टर आज लिखा जाएगा। मोदी और मेलोनी करने वाले हैं बड़ा फैसला। अब बड़ा फैसला क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा। बड़ा फैसला दिखाओ, इसके अंदर है, दिखाओ बड़ा फैसला, क्योंकि फेफड़ा बाहर आएगा, चीन आज ही बर्बाद हो जाएगा, उसकी खत्म कहानी चीन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली पहुंच चुके हैं। आज यहां पर कई अहम मसलों पर पीएम मोदी और मेलोनी के बीच बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में एक मुद्दा ऐसा भी है जिस पर सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान की जान अटकी हुई है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। IMEC सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिल्क रूट है जो भारत मिडिल ईस्ट के बीच की साझेदारी को मजबूत करेगा। इस कॉरिडोर के तहत रेलवे, सड़क मार्ग, एनर्जी पाइपलाइन और समुद्र के नीचे डिजिटल केबल बिछाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आते ही दुनिया का व्यापारिक नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। चीन का प्रभुत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। हटा दीजिए, मैं 30 सेकंड और लूंगा इस खबर पे। एक चाबहार पोर्ट का नाम सबने सुना होगा, ईरान में था। भारत के साथ डील हुई थी। भारत उस पर 110 करोड़ रुपए लगा चुका था, और ISTC इंटरनेशनल INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो चाबहार वो जोड़ता, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर NSTC, वो 110 करोड़ रुपए लगा चुके थे वहां। अमेरिका ने डपट दिया एक बार, ट्रंप ने, बंद करो तमाशा, वेबसाइट से इरेजर से मिटा उठा बैठ गए घर में। इटली में, अच्छा, UAE, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, वहां डंका बजा के अब इटली पहुंचे हैं। ये आगे सब जैसे होता है ना कि वो गांव में दूल्हा का आगे वो डब 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 बजा चलते हैं, ये मोदी सब आगे डब 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 बजाते हैं। अब इटली में डंका बजा, 4 दिवसों में बजा के चले आए बेइज्जत होके, नाक कटवा करके देश का। अब इटली में बंद हो जाएगा, मतलब ऐलान होते ही चीन खत्म सब नक्शे से। ये फ्रॉडिये ये काम करते हैं, ये मीडिया जो हमारे यहाँ मीडिया में, मूर्खों को ये पता नहीं है, इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि चीन यदि व्यापार में नंबर 1 है तो इसलिए नंबर 1 नहीं है कि उसके पास रूट है, इसलिए नंबर 1 है कि उसके पास संसाधन है। उसने यदि अपने को, उनका छोड़ो बाकी देशों का, जिस चीन को ये मुंह पे गिरा रहे थे और जिस चीन को वो ये आसमान दिखा रहे थे, उस चीन ने थोड़ी चूड़ी टाइट कर दी थी बेसिक ड्रग के, तो मेडिसिन की कंपनियां बंद हो गई थी देश में। आज भी चीन पे निर्भर है भारत बहुत चीजों पे। आज अमेरिका चीन के खिलाफ जा नहीं सकता क्योंकि अमेरिका की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। रेयर अर्थ मटेरियल जितना चीन के पास है, और अफ्रीका में जहां जहां रेयर अर्थ मटेरियल है वहां चीन का कब्जा है। चीन ने अपने हाथ से कुछ नहीं छोड़ा। भारत चीन के नाखून के बराबर नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिर्फ झूठ बोल के लोगों को तसल्ली देके लोगों को मूर्ख बनाने का काम मत करो। हम अपने घर में बैठे हैं, जो लोग अपने दुश्मन को कम आंकते हैं वो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। कभी किसी दुश्मन को कमजोर नहीं बोलना चाहिए। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है वहां जाता है, वहां चीन का राष्ट्रपति लेने नहीं जाता अमेरिका के राष्ट्रपति को, वो हाथ भी अपने जगह बढ़ाता है, प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। और हमारे प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति आने पे ऐसा हाथ करके बिल्कुल बटरफ्लाई होके जाएंगे जैसे वो शेख के पास गए थे। वहां चीन ने नहीं बोला अगली बार ट्रंप सरकार, 2 टूक बात की मुंह पे, और ये बोल दिया कि तुम अस्त होने वाले सूर्य हो, मैं उगता हुआ सूर्य हूं, तुम हमसे ठीक से बात करोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारा अस्त तय है। भेबे करते हुए वापस गया वहां अमेरिका, ना ताइवान पे कुछ बोल पाया, ना हारमुज पे कुछ बोल पाया। डेटा, भारत चीन का फर्क समझिए, 130 बिलियन से ज्यादा भारत में वो
अपना माल फेंकता है और भारत से चीन जाता है 15 बिलियन। 100-125 बिलियन के आसपास का ट्रेड सरप्लस है चीन का। हाँ, हम तो बेचेंगे मुझे क्या, झूठ बताइए, बेचेंगे ये इस जो कॉरिडोर सरप्लस से? है चीन का, ये क्या कौन से रूट के कारण है? जो ये नया रूट जो है अभी चीन को मुंह पे गिराएगा, कैसा गिराएगा मुंह पे? उस रूट पे हम बेचेंगे क्या, झूठ? वही जो दिन भर भाजपाई बोलते हैं वो झूठ बेचेंगे। देश की असली खबर क्या है, उस जॉर्ज सीवी को अब असली जवाब, अब असली जवाब है। मैं कह रहा हूं कि आज रुकिएगा आखिर तक, इसीलिए अब असली जवाब देखिए इस देश में चल क्या रहा है। क्यों नॉर्वे में, क्यों नीदरलैंड में पत्रकार पूछ रहे हैं? खबर लाओ भाई, अगली खबर लाइए। यूपी गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा से कुकर्म करने, मतलब उसकी इज्जत लूटने वाला आरोपी हिंदू युवा वाहिनी, जिसके संस्थापक मुख्यमंत्री जी खुद हैं, एलएलबी छात्रा से दुराचार करने वाले, उसकी इज्जत लूटने वाले आरोपी हिंदू युवा वाहिनी नेता सुशील प्रजापति की जेल से रिहाई समर्थकों ने कंधे पर बिठाया जुलूस निकाला। विजुअल दिखाइए, ये नहीं दिखेगा कहीं। सचिन गुप्ता एक ऐसा पत्रकार है, कम से कम उसने अपने ट्विटर पर लगाया। ये देखिए, ये एलएलबी की ये हिंदू वाहिनी, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है उसके बनाए हुए संगठन, जिस संगठन के बूते वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ा, उस संगठन का ये नेता ये जेल से निकला है। तो ये देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्वे में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लौटा है टंका बजा के। ये देखिए फूल लाद दिया गया है और कंधे पे लेके जा रहे हैं। ये किस और लिए जेल में थे? ये नारीबंधन है, इज्जत लूटा था। ये नारीबंधन है। ये कोढ़ समाज का कोढ़ कंधे पे बिठा करके जश्न मनाया जा रहा है। ये भारत का सच है नरेंद्र मोदी, ये देख लो, ये सच है नरेंद्र मोदी, भारत का सच ये है। सच वो भी है कि जिसको व्यभिचार के रूप में महिलाओं की और लड़कियों की, मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने में जो सजा मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, वो आदमी उसको पैरोल पे टूट के वीआईपी दर्शन करता है अयोध्या में जाके, उसके लिए सब मंदिर रेड कारपेट डालता है। ये नारीबंधन है। नॉर्वे के पत्रकारों को ये भी पता है, सब पता उनसे है। छुपा नहीं है। एक और हेडलाइन दिखाते हैं भाऊ, एक और हेडलाइन दिखाते हैं, जितना दिखा इतना हो पाए समय, इस समय में। सॉरी, आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मैं बता रहा हूं। पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला, हटा दिए। पानीपत में एक युवक पढ़ा लिखा अपना गया इंटरव्यू में, इंटरव्यू के जरिए, कोई यहाँ पर रिजर्वेशन भी नहीं था जो रिजर्वेशन के नाम पर छनछनाते हैं ना मनुवादी। इंटरव्यू में गया बिना किसी जाति को वो किए हुए, स्टेब्लिश किए कि हम दलित हैं। इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ एचआर की पोस्ट पर। उसके बाद 2 घंटे बाद उसके पास फोन आता है, थोड़ी मतलब 1-2 घंटे में, कि जो एमडी चेयरमैन जो भी उसके मालिक हैं उनसे अब तुम्हारी मीटिंग होगी, क्योंकि एचआर का पोस्ट होता है, एचआर में मालिक के कनेक्ट में रहना पड़ेगा। तो वहां पे हो गया, रखा तो सिलेक्ट हो चुका था, उन्होंने सब देखा, ज्वाइनिंग की बात की और पूछ लिया किस जाति से हो। अब किस जाति से हो तो कैसे झूठ बोलता, उसने बता दिया कि मैं एससी हूं, शेड्यूल कास्ट हूं, दलित हूं। उसे वहां से गेट आउट कहे कि नौकरी तुमको नहीं मिल सकती है, गेट आउट, मतलब नहीं, वहां से लौट आया। हाँ, वहां से लौट आया, लौट के घर आया, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला, लौट के घर आया तो जो प्रोसेस होता है कंपनी का, कंपनी से फोन आया, कहा कि सॉरी अब हम आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते। इसने पूछा क्यों, आप तो हम मतलब सेलेक्ट करके हमको वो कर दिए, सब फाइनल कर दिए। तो कहा नहीं, मना हो गया है, क्योंकि आप एससी हैं, हमारी पॉलिसी में, कंपनी की पॉलिसी में नहीं है कि हम एससी को रखें। वो अब बच्चा, नौजवान अपनी बहन के साथ क्षोभ भी था, फरियाद भी करनी थी, बहन भी उसके साथ आई। वो ऑफिस पहुंचे, कहे बताए हमारा गुनाह ये है। उसके साथ फिर वहां पर धक्के मार के उसको बाहर किया गया। जो कंपनी का ओनर था उसकी माँ भी वहां पर थी, और माँ तो और भी रेडिकल थी। उसने फिर जाति सूचक गालियां दी उसको, और पूरे कंपनी के बाहर धक्का देके निकाल दिया गया। ये कहाँ हो रहा है? बहुत बड़ा देश है, जानते नहीं हो? आओ जॉर्ज सीबी, मैं पूरा देश का दर्शन कराऊंगा 5 घंटे 6 घंटा। यूपीएससी पास कैसे हुए हो, यह भी मेरे लिए प्रश्न है। आओ भारत का दर्शन करवा, 1 घंटा। ये भी आईएफएस बना है, ये भी मुझे लगता है उसी इंस्टीट्यूट से बना है जहां से जयशंकर निकला है।
ये इस देश की हालत है। और ये सब कहते हैं देश बहुत बड़ा है, जानता नहीं है कोई। अरे जानते सब हैं, सब जान रहे हैं क्या है इस देश की स्थिति, सब जान रहे, पूरी दुनिया जान रही है। दुनिया 143 करोड़ के मार्केट को देख रही है कि इस मार्केट में माल खपाना है, इसलिए पूछ लेती है। नहीं तो इस देश की दशा जो है ना, बाउंड्री अपने चौहद्दी में कोई घुसने ना देता, अगर इस देश की मार्केट इतनी बड़ी ना होती तो। चलिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम लंबा हुआ उसके लिए मैं फिर से क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन सब कंटेंट था दिखाने के लिए, इस देश की स्थिति समझाने के लिए, जो जाल से भी नहीं समझा पा रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, और भी खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनको भी लेकर के आते हैं। नमस्कार।